श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, आज हम पढ़ेंगे समास। समास क्या हैं? ये समास आते हैं हमारे शब्द निर्माण में। शब्द निर्माण का एक भाग समास भी है, क्योंकि समास से ही शब्द बनते हैं। समसनम ही समासः, संक्षिप्त करना ही समास है। जो विस्तारित रूप में है उसको संक्षिप्त करना समास कहलाता है। देखिए, समास को कंपाउंड्स का शाब्दिक अर्थ है, मतलब समास कंपाउंड्स का शाब्दिक अर्थ है। और जैसे हम कह सकते हैं राजा रानी, है ना, राम लक्ष्मण, तो संस्कृत में कहेंगे रामश्च लक्ष्मणश्च। पितरो माताश्च पिताश्च, और पित्रो तो भी वही होगा, पितरो और पित्रो दोनों एक ही बात है। माताच पिताच और माताश्च पिताश्च, ठीक है। तो ये समास कहलाते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है। देखिए, संधि में क्या होता है? वर्ण मिलते हैं। समास में क्या होता है? पद मिलते हैं। वर्ण अर्थात इधर का वर्ण और इधर का वर्ण मिलेगा, और पद अर्थात इधर का पद और इधर का पद मिलेगा। पद क्या होता है? पूरा, जिसको कह सकते हैं हम एक शब्द है, पर उसको शब्द नहीं कह सकते हैं। समास में कोई पद मिलते हैं, जैसे राम दो वर्णों का एक पद है, श्याम दो वर्णों का एक पद है, तो ये रामश्च श्यामश्च बनेगा, रामश्च श्यामश्च, ठीक है। दो पद जहाँ मिलते हैं वहाँ समास होता है, और दो वर्ण जहाँ मिलते हैं वहाँ पर संधि होती है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। एक व्यंजन और स्वर अथवा दो व्यंजनों के मेल से जो शब्द बनता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। एक विसर्ग और स्वर अथवा एक विसर्ग और व्यंजन के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और दो पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। तो देखिए, समास मुख्यतः चार प्रकार के ही होते हैं। हम पढ़ते हैं 6 समास, ठीक है। वस्तुतः समास 6 नहीं होते हैं। अव्ययी भाव जो समास है हमारा विग्रह इस प्रकार से: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, और एक आता है हमारा ये एक समास और यहाँ लिखना भूल गया मैं, जिसका नाम आता है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष और द्वंद्व, मुख्य रूप से समास ये चार हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। अब देखिए, अव्ययी भाव का तो और कोई भेद नहीं होता है। अव्ययी भाव का और कोई भेद नहीं होता है। अव्ययी भाव समास मात्र एक होता है, जिसका पूर्व पद अव्ययी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अथ, अथवा, हाँ, च आदि जो ये जिसमें आते हैं अव्ययी। अव्ययी किसे कहते हैं? यो न व्ययेति स अव्ययः, अर्थात जो तीनों पुरुष, तीनों लिंग, तीनों वचन और काल, तीनों काल में एक समान रहते हैं। पुरुष, वचन, लिंग, लिंग 3 होते हैं संस्कृत में, और हिंदी में 2 लिंग होते हैं। तो इनमें और काल में जो शब्द यथावत प्रयुक्त होते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं, और जिनमें जिन समास में वो अव्यय आते हैं उन्हें अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसके बाद अगला आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के कई भेद हैं। उसका एक व्यधिकरण है और एक समानाधिकरण है। अब व्याधिकरण जो समास है उसमें
कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये भेद इसके होते हैं व्यधिकरण समास के। अब देखो, तुमने परिभाषा पढ़ी होगी कि तत्पुरुष समास में द्वितीया से सप्तमी तक विभक्ति होती है ना। द्वितीया से सप्तमी तक विभक्ति होती है। प्रथमा, एक में तो प्रथमा का प्रयोग होता है और एक में द्वितीया से सप्तमी तक होती है, इसलिए इसमें कर्ता को नहीं लिया गया है। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण है। फिर समानाधिकरण जो होता है उसका भेद है कर्मधारय और द्विगु। अब हम कर्मधारय और द्विगु समास को अलग पढ़ते हैं, परंतु वस्तुतः वे तत्पुरुष समास के भेद ही हैं, कर्मधारय और द्विगु। फिर नन तत्पुरुष जो नकारता हो, है ना, वो नन तत्पुरुष मध्यम पद लोपी, प्रादि, उपपद, अलुक, मयूरव्यंसकादि, ये मयूरव्यंसकादि, ये इसके जो है समानाधिकरण के कितने भेद हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 भेद इसके हुए, और 1 2 3 4 5 6 भेद इसके हुए। 8 और 6 14 प्रकार के तत्पुरुष समास होंगे। उसके बाद देखिए, बहुव्रीहि समास में समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य योग और व्यतिहार, ये बहुव्रीहि समास के भेद होते हैं। इसी प्रकार द्वंद्व समास के भेद होते हैं, वो है इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हम समास पढ़ते हैं वस्तुतः वो उतने ही नहीं हैं, उनके कई कई भेद भी हैं। उन भेदों को पढ़ने के बाद ही हम समास की वास्तविक स्थिति में पहुंच सकते हैं। अब सबसे पहले हमारा आता है अव्ययी भाव समास। इसकी परिभाषा मैं बता चुका हूँ कि जिस समास का एक पद अव्ययी हो, उसमें भी पूर्व हो, यथाशक्ति, यथा तथा ये अव्ययी हैं, तो यथाशक्ति अव्ययी भाव समास होगा, है ना। यथा आ गया उसमें, उसका ये शक्ति और यथा, तो शक्ति पद है और यथा जो है उसका अव्यय है। अव्ययी इस पद से जुड़ा तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। देखिए, इस समास का पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण एडवर्ब का काम करता है। इसी कारण से अव्ययी भाव का समस्त पद सदा लिंग, वचन और विभक्तिहीन रहता है। इसके दोनों पदों का स्वतंत्र रूप से पृथक प्रयोग नहीं होता, क्योंकि यह प्रायः नित्य समास होता है। चूंकि उपसर्ग भी अव्ययी होते हैं, इसलिए उपसर्गों से निर्मित समस्त पद अव्यय का ही काम करते हैं। जैसे जितने भी उपसर्ग हैं वे भी अव्यय होते हैं। जितने उपसर्ग हैं वो सब अव्यय हैं, और जब उपसर्ग अव्यय हैं तो उनसे बनने वाला समास अव्ययी भाव समास होगा ही होगा। ठीक है। इसमें आता है आजन्म। अव्ययी भाव समास के अनेक अर्थों से विहित हैं। जैसे आजन्म, जन्म से लेकर आकंठ, कंठ तक, आधन कंठ, इस कंठ में आ लगा, आ क्या है? अव्यय है, और आ अव्यय कंठ में लगा तो आकंठ हुआ, और आकंठ होने से इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब देखिए, क्रम, अनुज्येष्ठ, ज्येष्ठ के क्रम से, के अनुकूल, के अनुसार, यथाशक्ति, मैंने बताया था यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है। यथा समय, समय के अनुसार, विप्सा, प्रतिदिन, दिन दिन, ऐसे के योग्य, अनुरूप, रूप के योग्य, अभाव, निर्जन, जनों का अभाव, निर्मक्षिक, पुनरुक्ति, रातों रात, हाथों हाथ, धीरे धीरे आदि। देखिए, अव्ययी भाव समास की पहचान के लक्षण। अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानेंगे? अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए, अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई जा सकती है। यदि समस्त पद के आरंभ में भर, निर, प्रति, यथा, बे, आ, ब, उप, यावत, अधि, अनु
आदि उपसर्ग उपसर्ग या अव्यय हों, जैसे यथाशक्ति, प्रत्येक, उपकूल, निर्विवाद, अनुरूप, आजीवन आदि। तो इस प्रकार से यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा।